सुप्रभात आप सभी को। संविधान दिवस पर उपस्थित आज सभी बच्चों को हम बधाई देते हैं। उससे पूर्व विद्यालय की प्राचार्य महोदया, परम सम्मानित विद्यालय की प्राचार्य महोदया और सभी सम्मानित शिक्षक साथी और प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें संविधान दिवस के शुभ अवसर पर जो बोलने की प्रेरणा विद्यालय की प्राचार्य महोदया ने प्रदान की, उसके लिए मैं सर्वप्रथम उनका आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बातों को प्रारंभ करता हूं। आज यानी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने अपने संविधान को अंगीकृत किया था, एडॉप्ट किया था कि ऐसा संविधान हमारे देश का होगा और यही आगे जाके 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। तो ये जो तिथियां हैं, कम से कम 3 तिथियां आपको याद रखनी है। एक 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान हमारा अंगीकृत हुआ, हमने अडॉप्ट किया। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ, केम टू फोर्स, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। ये 3 तिथियां आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बात करते हैं कि ये संविधान दिवस प्रथम बार इस मनाने की जो शुरुआत है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेरेशन करी अक्टूबर 2015 को कि प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हमारा देश संविधान दिवस के रूप में मनाएगा। वो भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सचिव ट्रिब्यूट देने के लिए इस संविधान दिवस का आरंभ किया गया। यात्रा बहुत लंबी है संविधान सभा की, किस तरीके से निर्माण हुआ और कब लागू हुआ, इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहते हैं। संविधान सभा का गठन प्रथम बार जो इसका विचार है 1934 में BN रॉय साहब के मन में आया और इसी को चलते 1935 में संविधान सभा के निर्माण की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी रखी और अंत में सन 1940 ध्यान रखिए आप, अगस्त प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा को निर्मित किया जाए, ये बात को स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 1942 को। तो 1942 को कैबिनेट मिशन भारत आया, उसमें नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। फाइनली संविधान सभा का गठन हुआ और यहीं से संविधान निर्मित की बात शुरू हुई। सीधी सी बात है, किसी भी इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी घटना हो रही थी कि देश को कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई और सारा अप्रूवल हुआ, तभी ये कार्य की शुरुआत हुई। कोई हम छोटा सा वर्क करते हैं तब भी हम इतना उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो लेकिन ये तो देश को चलाने का काम करना था, तो इसको निश्चित रूप से बड़े ही मन से किया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से और 93 देसी रियासतों से तय की गई और संविधान सभा को चुनाव हुआ। निश्चित रूप संविधान सभा का चुनाव हुआ। फिर आगे क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सभापति के रूप में चुना गया, जबकि जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य चुना गया। वही राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको आगे जाकर क्या बने, वो हमारे प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे क्या बने, प्रथम राष्ट्रपति। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की एक झलक थी, जो ढांचा बनाया गया उसकी एक पूरी झलक दिख रही थी कि किस प्रकार का हमारा संविधान आगे जाके होगा। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया और कुछ भी फैक्ट बताता हूं उसके साथ ही साथ 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 24 जनवरी को ही 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। आपको राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर पता होगा। राष्ट्रगान क्या है बताइए आप, जो हम गाते हैं, जनरल मन डेली करते हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है, सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम, राइट। तो इनको आपको ध्यान रखना है और उनके किसने इनकी रचना की है, उनकी बातों को, उनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और साथ ही साथ जो संविधान बनने में लगभग
60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था, तब कहीं जाके हमारा संविधान निर्मित हुआ। और इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का एक समय लगा, जिसमें लगभग 11 बैठकें आयोजित की गई थी। कितनी बैठकें आयोजित की गई थी? 11 बैठकें। संघ संविधान प्रारूप 114 दिनों तक विचार हुआ। जो प्रारूप बना उस पर 114 दिन तक विचार हुआ कि इसमें क्या और होना चाहिए, क्या कम करना चाहिए। जबकि संविधान निर्माण में लगभग जो है 64 लाख रुपए खर्चा आया। उस समय कितना खर्चा आया? 64 लाख रुपीस का। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से देश में लागू हो गया। संविधान निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां भी बनाई गई थी। आपको पता है, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और साथ ही साथ प्रारूप समिति, जिसमें मुख्य समिति जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसीलिए जो भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री भी बने और उनके इस महान कार्य के लिए, योगदान के लिए उनको ही भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। बात करूंगा 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया था, उस समय हमारे संविधान में क्या क्या था? एक प्रस्तावना थी जो अभी भी है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। उस समय कब? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन ये संविधान अपनाया गया था। यहां पर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक कोट अनकोट करना चाहूंगा। उन्होंने संविधान के बारे में क्या कहा था, आप ध्यान सुनिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवन का चक्र है। संविधान क्या है हमारे लिए? एक जीवन का चक्र है। इट इज स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। और ऐसी एक स्पिरिट है, ऐसी इसमें एक भावना है जो कि कभी भी पुरानी नहीं पड़ती है, हमेशा समय के हिसाब से अपने कार्य पूर्ण करती रहती है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। साथ ही साथ भारत के संविधान पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक भी कथन, प्रसिद्ध कथन है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मेनी आर्टिकल्स। हमारा संविधान केवल बहुत सारे आर्टिकल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि क्या है? अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हमारा संविधान भारत की हजारों वर्षों की परंपरा को कैरी करने वाला एक महान है। और साथ ही साथ जिसमें एक अनब्रोकन स्ट्रीम अ मॉडर्न एक्सप्रेशन ऑफ डेड स्ट्रीम, और जिसमें न टूटने वाली, अनवरत चलने वाली एक धारा है जो कि आधुनिकता को भी जोड़ती है। ऐसा नहीं खाली प्राचीनता है इसमें, बल्कि लगातार जो हम आगे जो हमारे देश को विकसित करने में जो चीजें आएंगी उसको लेकर भी इसमें लगातार नई चीजें इसमें विद्यमान हैं। अब हम कुछ संविधान के कुछ जो विशेषताएं हैं, साइलेंट फीचर्स हैं, बताना चाहेंगे। आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तब भी काम आएंगी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हमें बातें पता चलनी चाहिए और हमें जानना चाहिए, हमें सीखना भी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा संविधान जो है सबसे लंबा, लेंथीएस्ट और लिखित संविधान है। पता है आपको? कई बार लिखित ऑलरेडी बता दिए। आज के डेट में लगभग 470 अनुच्छेद लिखित संविधान है। इसमें एक प्रस्तावना है, 470 आर्टिकल्स हैं, लगभग 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं आज की डेट में। जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल्स हैं। कितने संविधान में आर्टिकल अमेरिका में? 7। विश्व के विभिन्न देशों के जो संविधान के स्रोत हैं उनसे लिया गया है हमारा संविधान। मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें हैं सभी मैक्सिमम देशों के संविधान से ली गई हैं, जिनमें प्रमुख नाम कनाडा के संविधान से लिया गया है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ अमेरिका से, कुछ रूस से, कुछ जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि देशों के संविधान से जो हमारे देश में आर्टिकल्स लागू हो सकते हैं उनकी बातें इन देशों से भी ली गई हैं। हमारा संविधान एक तरफ फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, नम्यता भी है और अनम्यता भी है। ये हिंदी के 2 शब्द हैं, बड़े प्यारे शब्द हैं। नम्य मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब इसको कुछ इसके आर्टिकल्स ऐसे हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की बात समझिए। यहाँ पे फ्लेक्सिबल का मतलब है कुछ संविधान के आर्टिकल्स को आराम से नॉर्मल प्रोसेस से उसको संशोधित किया जा सकता है, जबकि रिजिडिटी का मतलब है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें संशोधन
नॉर्मल प्रक्रिया से नहीं किया जा सकता। जैसे कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको एक शब्द आया था 1973 में केशवानंद भारती जो केस हुआ था, उसमें कहा गया था कि संवैधानिक ढांचे का अधिकार, संवैधानिक ढांचा जो भारत की बहुत सारे संविधान से लिए गए हैं उनमें चेंज करने का अधिकार किसी को नहीं है। वो मूल आत्मा जो है वो वही रहेगी, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। जो कि संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था भारत को बनाने का, वो बात वही रहेगी। संसदीय संप्रभुता अपने देश में संसदीय संप्रभुता है, यानी कि उसकी सॉवरेंटी है किसकी, संसद की। साथ ही साथ न्यायिक सर्वोच्चता भी है। अपने देश में सर्वोच्च क्या है, न्याय। कोई भी बना रहे सबके लिए एक न्याय है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको जुडिशरी सुप्रीमेसी। सुप्रीम कौन है, न्याय है, जुडिशरी है। और वो ताकत कहां से पाता है, ये सुप्रीमेसी जो जुडिशरी की आती है, ताकत कहां से आती है इसकी, सीधी सीधी कहां से आती है, कहां से आती है, स्रोत कहां से है, संविधान से। संविधान की हम बात कर रहे हैं। जो भी नियम कानून है उसका मूलतः कहां, उसकी जड़ कहां पर है, भारत के संविधान में। मौलिक अधिकार है, आपको पता है, अभी बच्चे ने बताए, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं, और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि हमारा मौलिक अधिकार नंबर 6 है, जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। किसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब होता है अगर किसी के संविधान का वायलेंस हो रहा है तो वो कोर्ट की शरण में जा सकता है। कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसकी रक्षा करेंगे। राज्य की नीति से तत्व भी दिए गए हैं। और हमारा राज्य कैसा है, राज्य मीन्स भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग, अभी भी चुनाव हुए 20 नवंबर को, यहाँ पे 18 वर्ष से उम्र के बच्चे जो भी हैं देश के नागरिक अपने वोट का अधिकार कर सकते हैं। नागरिकता कैसी है हमारे देश में, सिंगल है कि डबल है, बताइए। नागरिकता जो है हमारे देश में कैसी है, यानी कि नागरिक वो प्रदेश का भी होता है कि सिर्फ देश का होता है या दोनों जगह का होता है, जल्दी से बताइए। हमारे देश में नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है, यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है, वो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका में डबल सिटीजनशिप का प्रावधान है। जबकि इमरजेंसी प्रोविजन भी दिए गए हैं आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। और हमारे देश में 3 टियर में गवर्नमेंट वर्क करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल बॉडीज, पता होना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान की थोड़ी आलोचना भी की गई है। आइवर जेनिक्स ने कहा था कि हमारा संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। किसका स्वर्ग है, वकीलों के लिए, क्योंकि इतने नियम कानून है कि इसमें अच्छा किसके लिए है, वकीलों के लिए। लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सच्ची नहीं है, लेकिन हर चीज की क्या होता है, एक समालोचना भी की जाती है, वो भी बात मैंने आपको बताई। अब मैं बात करता हूं मौलिक अधिकारों की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आज इस बात पर फोकस करना चाहता हूं। क्योंकि प्यारे बच्चों, किसी भी देश को विकसित बनाने में नागरिकों को केवल अधिकारों की ही बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्तव्यों पर भी बल देना चाहिए। अगर हमें अपना देश विकसित देखना है, और कब, जब ऐसे में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है, यानी खाली उन्होंने नहीं देखा, देश ने सपना देखा, लगभग 150 करोड़ भारतीयों ने सपना देखा कि हमारा देश विकसित भारत विजन @2047, जो विजन 2047 है, उसको लेकर जब हम कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में और भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना अच्छे से आना चाहिए। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी किसके प्रति, जो कि संविधान निर्माता थे, साथ ही साथ उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने एक विकसित भारत और एक अच्छे भारत का सपना देखा था। संविधान निर्माता ने जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा था, वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करें। तो मैं इन कर्तव्यों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे संविधान में आर्टिकल 51A, उसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। सभी बच्चों को उनको अच्छे से पढ़ना है, मैं अभी बता रहा हूं। और आपकी जो NCERT की बुक्स है उसमें भी मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। पहला कर्तव्य क्या है बता देता हूं, कि संविधान का पालन, पहले ही शब्द आ गया, संविधान का पालन करना है। और जो देश की संस्थाएं हैं, आदर्श हैं,
राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान उसका भी आदर करना है, कर्तव्य पहला। दूसरा कर्तव्य क्या है हमारा महत्वपूर्ण, वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रेरणा है, मतलब जो कार्य किए गए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, उन बातों को अपने हृदय में, अपने हार्ट में सजोए रखना है। ऐसा नहीं, जो इतनी मेहनत अपने देश को आजाद करने में की गई है उसको हमें हमेशा याद रखना है कि कितनी मेहनत की गई अपने देश को आजाद कराने में, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। तीसरा जो कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसको अक्षुण्य बनाए रखना। नेक्स्ट जो कर्तव्य है वो देश की रक्षा करना, सेवा करना और आह्वान किए जाने पर जब अगर देश को जरूरत पड़ती है तो हमें कभी भी अपने देश राष्ट्र की सेवा करने से पीछे नहीं हटना है। एक सेकंड में नहीं सोचना राष्ट्र की सेवा करने के लिए, प्रति पल हमारे मन में राष्ट्र सेवा की भावना बनी रहनी चाहिए। अगला है, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें, ये हमारा कर्तव्य है। और भारत की गौरवशाली संस्कृति को समझें व इसकी परिरक्षण करें, क्योंकि हमारी संस्कृति कैसी है, गौरवशाली संस्कृति है। सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम चल रही है, प्रदूषण की समस्या चल रही है, अगर इस लाइन को हम अक्षरशः पालन कर लेंगे तो ये समस्याएं भी नहीं आने वाली। क्या करना है इसके लिए, हमें प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव, झील, नदी, वन्य जीव जंतु की रक्षा करना है और प्राणी मात्र के प्रति, जो भी प्राणी हैं उनके प्रति कैसा भाव रखना है, दया भाव रखना है। अगला कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार आदि के विकास करना। ऐसा नहीं किसी प्रकार के अंधविश्वास को माने। श्रद्धा हो सकती है आपकी, श्रद्धा रखना भी बहुत जरूरी है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना भी बेहद आवश्यक है। अगला कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जैसे केंद्रीय विद्यालय कैसा है, सार्वजनिक संपत्ति है और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा कर्तव्य है। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष व आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना। और अंतिम जो कर्तव्य है वो है 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ऐसी व्यवस्था हम सभी करनी है। अतः यदि हम सचमुच संविधान में वर्णित इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तो निसंदेह देश में उपज रही, देश विदेश में जो समस्या उपज रही है उसका समाधान आसानी से किया जा सकता है। जैसे प्रदूषण की समस्या, जलवायु की समस्या, हिंसा और युद्ध की समस्या, उन सभी से हम आराम से निपट सकते हैं यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। मौलिक कर्तव्यों का पालन करने से हम अपने राष्ट्र को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रख सकेंगे, जिससे एक विकसित देश बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता। और अंत में आओ हम सब मिलकर यह प्रण करें कि अपने देश भारत को विकसित बनाने में, विश्व गुरु बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब जब हमारा देश संविधान लागू होने के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में हम सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि संविधान का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। देश को विकसित बनाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो आपके विद्यार्थियों की है, आप सभी विद्यार्थियों की है, जो आगे जाकर देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं। अतः राष्ट्र निर्माण में हम आप सभी विद्यार्थियों को योगदान का आह्वान करते हैं। और मुझे यह बात बताने में अच्छा लग रहा है कि आप आगे जाके एक सच्चे नागरिक बनने वाले हैं, तब आपको देश, अभी से ही आप अपने मन में ये रखिए कि हमें देश की सेवा कैसे करनी है। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।